हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कृषि उत्पादकता, शस्य संयोजन व भूमि क्षमता, और इसके अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजियां हैं, शब्दावलियां, उनका भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। उनका भी थोड़ा सा हम लोग पोस्टमार्टम कर लेंगे कि ये क्या होते हैं। तो दरअसल कृषि क्षेत्र ऐसा है, इसमें कुछ लोगों को इंटरेस्ट आता है और कुछ लोगों को एकदम इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि जिनको इंटरेस्ट नहीं आता है उनको भी आने लगेगा, और जिनको आता है उनको बहुत ज़्यादा आने लगेगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग देखते हैं क्या है कृषि उत्पादकता, क्या है जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो पहले देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या, उत्पादकता क्या है। तो देखिए क्या होता है कि हम किसी उत्पादन प्रक्रिया में जितना निवेश करते हैं उसके रिफरेंस में या उसके दम पे हमें कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है, इसी दर को क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कृषक के पास दो खेत है, एक ए प्लॉट है और एक बी प्लॉट है। ठीक है, यहां पर अगर इसमें सेम मात्रा में निवेश किया, जितना यूनिट इसमें निवेश किया उतनी यूनिट इसमें निवेश किया, दोनों में निवेश की मात्रा क्या है, समान है, लेकिन उत्पादन अलग हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें 100 केजी गेहूं का उत्पादन हुआ और इसमें 150 केजी गेहूं का उत्पादन हुआ, तो यहां पे डेफिनेटली क्या कहा जाएगा कि इसकी उत्पादकता क्या है, ए खेत की उत्पादकता ज्यादा है, बी खेत की उत्पादकता क्या है, कम है। ठीक है, तो यही हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको प्रति इकाई कृषि क्षेत्र जो हमने देखा, प्रति कृषि श्रमिक, ये जो श्रमिक लगा हुआ है कृषि कार्य में, एक श्रमिक कितना उत्पादन कर रहा है, वह प्रति इकाई निवेश पर कुल कृषि उत्पाद के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लेते हैं, हमने देख लिया कृषि क्षेत्र में इसमें कि एक खेत से कितना प्राप्त हो रहा है उतनी ही मात्रा में निवेश करने से, दूसरे खेत से कितना प्राप्त हो रहा है उतना ही निवेश करने से, तो ये क्या होगा, कृषि उत्पादकता को बता रहा है। दूसरा, अगर मान लीजिए इस खेत में एक कृषक कार्य कर रहा है, एक कृषक इसमें कार्य कर रहा है, इस खेत पर भी एक कृषक कार्य कर रहा है, समान मात्रा में निवेश किया गया है, एक कृषक यहां पे कार्य कर रहा है, एक कृषक यहां पे कार्य कर रहा है। अगर यहां पे 100 केजी गेहूं का उत्पादन हो रहा है और यहां पे 150 केजी का उत्पादन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इस कृषक की उत्पादकता क्या है, ज्यादा है। इस श्रमिक, जो कृषि श्रमिक है, इसकी उत्पादकता क्या है, ज्यादा है, जबकि इस कृषक की उत्पादकता क्या है, कम है। तो ये श्रमिक के आधार पे हो गया। देखते नहीं है कि बहुत से जो कृषक होते हैं या बहुत से श्रमिक होते हैं, कुछ काहिल होते हैं, दिन भर बीड़ी फूकते रहते हैं, काम नहीं करते हैं, कुछ होते हैं बहुत लगनशील होते हैं, काम करते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने एक कॉमन फैक्टर देखा है कि जो काहिल होते हैं ना, वो हमेशा नशा करते रहते हैं, या तो वो तंबाकू खाना शुरू कर देंगे या गुटखा खाना शुरू कर देंगे, या उनको बार बार पेशाब लगना शुरू हो जाएगी, जो काहिल होते हैं। या वो हो सकता है बीड़ी दिन भर में 50 फूंकते हो, उनको टेंशन बहुत रहती है, वो बीड़ी ही फूंकते रहते हैं। और कुछ जो कर्मठी होते हैं या जिनकी उत्पादकता ज्यादा होती है, वो बहुत लगनशील होते हैं, वो इन सब जो फालतू की एक्टिविटीज हैं इस पे कम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो उससे भी उत्पादकता क्या होती है, प्रभावित होती है। जैसे हम लोग एक बार पढ़ रहे थे तो हमारे सर ने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि जापान में एक कार के असेंबलिंग में इतना मिनट लगता है, जबकि भारत में उससे कई गुना ज्यादा टाइम लगता है एक कार के असेंबलिंग में। इसका क्या रीजन हो सकता है? तो इसका रीजन मैं जो सोचता हूं ये है कि भारत वाले ज्यादा बीड़ी पीते हैं भाई, बैठे हुए बीड़ी पीने लगे, बीच में उनको तलब चढ़ गई। ठीक है, या बहुत से रीजन हो गए जिनकी जो बीड़ी पीने के लिए प्रोत्साहित कर दिए, तो ये भी हो सकता है। फिर है कुल कृषि उत्पाद के लिए निवेश। अब निवेश का मतलब क्या है कि जैसे कितना बीज होना चाहिए, कितना उर्वरक होना चाहिए, तो ये भी क्या है, उसके रेफरेंस में क्या प्राप्त हो रहा है। मान लेते हैं कि इसमें इसने 10 केजी बीज डाला, 15 केजी उर्वरक डाला इसमें, और सिंचाई के लिए मान लेते हैं कि इसने 100 रुपया खर्च किया। यहाँ पे भी क्या किया, इसने 10 केजी बीज डाला, 15 केजी उर्वरक और सिंचाई पे 100 रुपया खर्च किया, लेकिन यहाँ पे उत्पादन 150 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 100 केजी प्राप्त हुआ। तो इसको क्या माना जाएगा कि सेम मात्रा में यहाँ पर निवेश किया गया है, इनपुट सेम मात्रा में डाली गई है, लेकिन यहाँ की उत्पादकता कम है, यहाँ की उत्पादकता क्या है, ज्यादा है। तो इसको इस रेफरेंस में भी देख सकते हैं। अब देखिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने में जिन कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनमें भौतिक कारकों के साथ साथ आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भौतिक कारक कौन कौन से हैं। भौतिक कारक वो है जैसे भूभाग है, जिसमें मृदा की गुणवत्ता है, उच्चावची संरचना कैसी है, ढाल कैसा वहां, ढाल की दिशा क्या है। फिर आधारभूत संरचना में क्या है, जैसे उन्नत बीज है,
उर्वरक है, सिंचाई साधन है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड है, वित्त है, बीमा है, ये सब आधारभूत संरचना में आ जाते हैं। ठीक है, विपणन है, मार्केटिंग है, सब आ जाता है उसमें। अभी इसको देख लिया, भारत में 5 उत्पादकता प्रदेशों की पहचान की गई है। जो भारत की भूमि है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उत्पादकता के आधार पर इसको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है अति उच्च उत्पादकता वाला क्षेत्र, जहां की भूमि क्या है, ज्यादा फर्टाइल है, किसान ज्यादा निवेश करता है और प्रति हेक्टेयर या प्रति श्रमिक या प्रति निवेश उत्पादकता कितनी है, ज्यादा, उत्पादन क्या है, ज्यादा है। और वो क्षेत्र कौन से हैं? सतलज गंगा मैदान। इसके अंतर्गत पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है, जहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है, ज्यादा है। फिर आता है उच्च उत्पादकता वाला क्षेत्र। उच्च उत्पादकता वाला क्षेत्र क्या है कि जो पहले वाले क्षेत्र के आसपास का है, उसके फ्रिंज एरिया में है, उसी के उपांत क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसमें वही क्षेत्र शामिल है लगभग लगभग जो पहले वाले क्षेत्र में शामिल है। फिर आता है मध्यम उत्पादकता वाला क्षेत्र। इसके अंदर कौन कौन क्षेत्र आता है? जैसे उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला क्षेत्र देखें, जैसे ये, अभी मैं आपको एक मैप बता रहा हूं। भारत का मैप आप भी बिल्कुल बनाना सीख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। ठीक है, अब देखिए, ये जो हिमालय के सटा हुआ भाग, हिमालय से सटा हुआ भाग है, ये तराई क्षेत्र बोलते हैं। इस तराई क्षेत्र को बोलते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है, आर्द्रता की मात्रा बहुत ज्यादा है, वनस्पतियां बहुत ज्यादा है, जंगल का विकास यहाँ पे है, लेकिन अब कृषि भूमि में इसको परिवर्तित कर दिया गया, तो तराई क्षेत्र है। ठीक है, फिर बाकी अन्य क्षेत्र भी हैं, ठीक है, जो थोड़ा पठारी क्षेत्र है। फिर आता है निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्र। निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पे निवेश भी किया जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर, प्रति श्रमिक या प्रति निवेश उत्पादन क्या है, कम है। किसकी अपेक्षा कम है? इस क्षेत्र की अपेक्षा कम है, इस क्षेत्र की अपेक्षा कम है और इस क्षेत्र की अपेक्षा कम है। तो वहां पे कुल उत्पादन भी क्या है, कम है। उसके अंतर्गत कौन आता है? हिमाचल प्रदेश है। अर्धशुष्क क्षेत्र है। ठीक है, अर्धशुष्क का मतलब कि जहां पे वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास है। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, जैसे ये पश्चिमी घाट है और इसका पूर्वी भाग जो वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे भी निम्न उत्पादकता है। फिर आता है अति निम्न उत्पादकता वाला क्षेत्र। अति निम्न उत्पादकता वाला क्षेत्र का मतलब है कि ऐसा बंजर या बियाबान क्षेत्र है जहां पे कृषि कार्य करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है या बहुत ज्यादा लाभान्वित करने वाला नहीं है। यहाँ पे निवेश तो किया जाता है, लेकिन उस मात्रा में उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। तो इन क्षेत्रों को भी देखते हैं। उसमें क्या है? लद्दाख का क्षेत्र है, थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है और बाकी पर्वत की ऊंची जो हिमाच्छादित क्षेत्र है या जहाँ पे बर्फबारी ज्यादा होती है या जो बहुत दुर्गम इलाके हैं जो वनों से ढके हुए, उन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये हमने देखा कृषि उत्पादकता क्या है। अब हम लोग आते हैं शस्य संयोजन क्या है, क्रॉप कॉम्बिनेशन क्या होता है। क्रॉप कॉम्बिनेशन का मतलब है कि किसी क्षेत्र पे जो हम एग्रीकल्चरल लैंडस्केप को देखते हैं, एग्रीकल्चरल लैंडस्केप क्या है, कृषि भूदृश्य क्या है, कि जब हम देखते हैं कि यहाँ पे कृषि कार्य किया गया है तो वहाँ के भूदृश्य कैसे दिखते हैं कि कृषित दिखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि फिजिकल लैंडस्केप देखते हैं तो क्या दिखते हैं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे वन है, कहीं पे नदियां हैं, तो क्या है, फिजिकल लैंडस्केप है। उसी तरह से कृषित भूमि को जब देखते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। तो देखते हैं कहीं पे गेहूं बोया हुआ है, कहीं पे चना बोया गया है, कहीं पे जौ बोया गया है, कहीं पे कुछ लगा हुआ है, तो वो कृषित भूदृश्य बोलते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। तो वहां पे देखा जाता है तो कई प्रकार की फसलों का संयोजन किया जाता है। अब ये क्या है, एक साथ विभिन्न फसलों का उत्पादन करना ही क्या होता है, शस्य संयोजन कहा जाता है। अब शस्य संयोजन क्यों जरूरी है? तो एक तो इसका रीजन ये है कि इससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। भाई एक साथ ही गेहूं बो दिए, दलहनी फसलें बो दिए, जैसे चना बो दिए, मटर बो दिए, तो दलहनी फसलें क्या हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, मृदा की गुणवत्ता को क्या करती हैं, बनाए रखती हैं, बढ़ाती भी हैं, इनहेंस करती हैं। तो इससे भी हो गया। दूसरी बात, क्रॉप रोटेशन होता रहता है। और एक अन्य कारण भी है कि इससे क्या होता है कि कृषक को हानि की संभावना कम होती है। अगर भाई एक फसल भी नष्ट हो गई तो दूसरी फसल क्या है, तैयार रहेगी और इससे कम कृषि भूमि पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये शस्य संयोजन यही है कि विभिन्न फसलों का उत्पादन करना एक साथ। तो देखते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि कृषक क्या करता है कि गेहूं बोएगा तो गेहूं के साथ साथ सरसों भी डाल देगा, चना बोएगा तो उसके साथ साथ क्या करेगा, मटर भी लगा देगा। तो ये क्या होता है,
इसको बोलते हैं शस्य संयोजन, क्रॉप कॉम्बिनेशन। तो शस्य संयोजन है, ये कृषि को क्या करता है, कृषि भूमि को क्या करता है, डाइवर्सिफाई करता है, कृषक की इनकम को सुनिश्चित करता है, और फसलों के नष्ट हो जाने पर भी ये कुछ न कुछ इनकम जनरेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया शस्य संयोजन। फिर आता है शस्य प्रतिरूप। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? तो देखिए शस्य संयोजन क्या है कि एक ही साथ कितनी फसलों का रोपण किया जा रहा है। और क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, तो इसमें देखेंगे कि इससे आसे कृषि भूदृश्य, अभी बताया कि लैंडस्केप में हम देखते हैं कि एक साथ कितनी फसलें बोई गई हैं, से है जो एक दिए गए काल बिंदु पर निर्धारित किया जाता है। शस्य संयोजन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन शस्य प्रतिरूप उससे थोड़ा सा अलग है। जैसे हम देखते हैं कि शस्य संयोजन में क्या है कि एक खेत में कृषक ने कैसे लगाया, जैसे उसी खेत में मूली लगा दिया है, साथ में पालक लगा दिया है, फिर साथ में क्या किया है, उसने धनिया लगा दिया है एक ही साथ। लेकिन इसमें क्या किया है कि एक काल बिंदु पर, मान लीजिए कि रबी की बुआई हो रही है, तो रबी की बुआई में क्या होता है कि एक खेत में उसने गेहूं लगा दिया है, दूसरे खेत में उसने क्या किया है, चना लगा दिया है, तीसरे खेत में क्या किया है, उसने कोई चारा वाली फसल लगा दी है, चौथे खेत में क्या किया है कि उसने मटर लगा दिया है या सरसों लगा दिया है। तो इसको क्या कहते हैं, शस्य प्रतिरूप। कि किस तरह का प्रतिरूप होता है, तो एक क्षेत्र में अलग हो सकता है। जैसे हम मानते हैं कि पंजाब में क्या होगा, रबी की बुआई के समय पंजाब में क्या होगा कि वो गेहूं की बुआई करेगा और कुछ तिलहन की बुआई कर देगा रबी के समय। हो सकता है कि बिहार का कृषक उसी समय किसी दूसरी फसल को बो रहा हो सकता है कि वो गेहूं की बुआई कर रहा हो और सरसों की बुआई ना कर रहा हो, वो चना लगा दिया हो। या बुंदेलखंड का कृषक है, वो गेहूं की बुआई कर रहा हो, लेकिन उसके खेत में ज्यादातर हिस्सों में खेत के वो सरसों की बुआई कर रहा हो, मटर की बुआई कर रहा हो, चने की बुआई कर रहा हो। तो एक जगह से दूसरी जगह पर शस्य प्रतिरूप क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, यह विभिन्न फसलों का स्थानिक संगठन है। जैसे मैं बताया ना कि पंजाब में फसलों का संगठन क्या हो सकता है गेहूं और सरसों एक साथ हो, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है कि गेहूं हो, सरसों हो, आलू हो, ठीक है, मटर हो, चना हो। ये बुंदेलखंड के किसान का क्या हो सकता है मटर है, चना है। ठीक है, इस तरह की कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होता है। ठीक है, संगठन है जो जलवायु, जैविक तंत्र व सामाजिक संस्थागत दशाओं से प्रभावित होता है। भाई कृषि कार्य को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, जलवायु। अगर जलवायु फेवरेबल है तो कृषि कार्य अच्छी होगी, और जलवायु फेवरेबल नहीं है तो कृषि कार्य उतना अच्छा नहीं होगा। हो सकता है किसी कृषक के मन में आ रहा हो कि मैं इस फसल को बोऊं, लेकिन वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल ना हो, उसको अलाउ न करती हो। ठीक है, फिर जैविक तंत्र, वहां का जैविक तंत्र क्या है, ठीक है, किस प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वहाँ पर, या किस प्रकार की पर्यावरणीय दशाएं हैं, ठीक है, वहाँ पे किस प्रकार के इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, या किस प्रकार के कीट पतंग है, रोडेंट्स क्या हैं, ये जितनी भी जैविक दशाएं हैं, ह्यूमस कितनी है मृदा में, ये सब क्या करती हैं, कृषि को निर्धारित करती हैं, शस्य प्रतिरूप को निर्धारित करती हैं। फिर है सामाजिक संस्थागत दशाएं। अब सामाजिक संस्थागत दशाएं क्या है कि जैसे कृषि भूमि का आकार कैसा है, फिर वहाँ के लोगों की मान्यताएं कैसी हैं। जैसे भारत में क्या है ना कि कृषक सिर्फ आर्थिक मानव नहीं है, उसके निर्णय सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं लिए जाते हैं, वो सामाजिक आधार पर भी निर्णय लेता है, वो सांस्कृतिक आधार पर भी निर्णय लेता है, वो धार्मिक आधार पर भी निर्णय लेता है। तो ये जितने सामाजिक संस्थागत दशाएं हैं या कारक हैं, ये भी कृषि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इससे प्रभावित होकर विशिष्ट कृषि भूदृश्य का निर्माण होता है। अब वही बताया कि एक ही खेत है बड़ा सा, देखेंगे कि क्षेत्र में गए तो देखेंगे किसी खेत में गेहूं लगा हुआ है, किसी खेत में जौ लगा हुआ है, किसी खेत में चना लगा हुआ है। एक क्षेत्र में तो ये देखा, दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहां देखेंगे कि भाई यहाँ पे एक खेत में मटर लगी हुई है, एक खेत में सरसों लगा हुआ है, एक खेत में चना लगा हुआ है। तो वहां का भूदृश्य कुछ अलग हो गया, तो वहां का शस्य प्रतिरूप अलग हो गया, किसी अन्य क्षेत्र का शस्य प्रतिरूप क्या हो गया, अलग हो गया। फिर फसल प्रतिरूप क्या है, फसल प्रतिरूप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होता है, भिन्न होता है। जिन क्षेत्रों में भौतिक विविधता कम होती है, मतलब धरातलीय संरचना कम होती है, मृदा की गुणवत्ता में विभिन्नता कम होती है, जलवायु दशाएं कम होती हैं, ढाल में कम विविधता कम होती है, वहां फसल प्रतिरूप में भिन्नता कम दिखाई पड़ती है। ठीक है, एक ही तरह का प्रतिरूप होगा। जैसे आप देखेंगे कि मैदानी भाग है, इसमें क्या है, एक ही तरह की फसल लगी हुई है, लेकिन जो पर्वतीय भाग है, पठारी भाग है, या थोड़े से ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, यहाँ पे जहाँ पे जलवायु थोड़ी सी हार्श है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे शस्य विविधता
बहुत ज़्यादा दिखाई दे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक फसल नष्ट हो जाए तो दूसरी फसल सपोर्ट कर दे, एक फसल में कम उत्पादन हो तो दूसरी फसल में ज़्यादा उत्पादन हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए कृषक क्या करता है, शस्य प्रतिरूप का निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिया शस्य प्रतिरूप। अब हम लोग आते हैं कि भूमि क्षमता क्या है, लैंड कैपेबिलिटी क्या है। तो लैंड कैपेबिलिटी पे ही हमारा उत्पादन निर्भर करता है। अगर इसी को बोलते हैं कि भूमि की क्षमता अच्छी है तो हमारी उत्पादकता क्या होगी, अच्छी होगी। तो इससे क्या है, भूमि क्षमता सर्वेक्षण से भूमि की उपयोगिता का पता लगाया जाता है कि भाई भूमि का सर्वेक्षण कर लिया गया किसकी क्षमता क्या है, तो उससे क्या होता है कि इस भूमि को किसके उपयोग में लाया जाए। मान लेते हैं कि किसी कृषक की भूमि बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है और वो ऐसी फसल लगाना चाहता है जिसको बहुत उर्वरा वाली भूमि चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भूमि में पोषक तत्वों की कमी है, वो थोड़ी सी बंजर टाइप की है, और कृषक का नहीं हम भाई इसी में गेहूं उगाएंगे, इसी में धान उगाएंगे, जिनको उर्वरता की मात्रा क्या चाहिए, अच्छी मृदा वाली चाहिए, तो वहां पे इसका उत्पादन नहीं हो सकता। तो भूमि क्षमता सर्वेक्षण करने के बाद भूमि की उपयोगिता का पता लगता है कि ये किस प्रकार के उत्पादन फसलों के लिए एप्रोप्रिएट है। ठीक है, इसकी उपयोगिता कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन व अन्य उद्देश्यों के लिए देखा जाता है। मान लीजिए कोई बंजर भूमि है तो ये देखा जाएगा भाई यहाँ पे कृषि कार्य नहीं किया सकता, यहाँ पे क्या किया जाए, वनारोपण कर दिया जाए, या यहाँ पे कोई तालाब खोद दिया जाए, या यहाँ पे परिवहन मार्गों का विकास कर दिया जाए, या यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट का निर्माण कर दिया जाए। और कोई भूमि बहुत ज्यादा उर्वरता वाली है तो उसके विषय में डिसीजन लिया जाएगा कि भाई यहाँ पे कृषि कार्य किया जाए, उन फसलों का उत्पादन किया जाए जिनके लिए भूमि की अच्छी आवश्यकता हो, उर्वरा भूमि की आवश्यकता हो। यहाँ पे कोई निर्माण कार्य न किया जाए, यहाँ पे फैक्ट्री न बनाई जाए, यहाँ पे परिवहन मार्गों का विकास न किया जाए, यहाँ पे किसी भी प्रकार का ह्यूमन सेटलमेंट न बनाया जाए, तो इसका भी निर्धारण कर देंगे। ठीक है, इसके निर्धारण के लिए केवल भौतिक मापदंडों पर ही विचार किया जाता है। अभी मानवीय कारकों पर नहीं है कि हम भाई इसमें ज्यादा उर्वरता दे देंगे, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा देंगे, इसको नहीं देखा जाता है। फिर फिजिकल कंडीशन के आधार पर भूमि की क्षमता का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। मतलब मनुष्य द्वारा जो भी मृदा में पोषक तत्वों का वर्धन है, सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता है, इसको ध्यान में भी नहीं रखा जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों का सीमांकन वास्तव में मृदा की बनावट, संरचना क्या है, मृदा की बनावट कैसे क्या है, मृदा के कण कैसे हैं, उसकी गुणवत्ता है, अम्लीय है, क्षारीय है, लवणीय है, न्यूट्रल मृदा, इसके आधार पर होता है। फिर संरचना क्या है उसका, टेक्सचर क्या है मृदा का, ठीक है, मृदा का गठन कैसा है, फिर ढाल कैसा है उस सतह का, तीव्र ढाल वाला है, समतल ढाल वाला है, वहाँ का तापमान कैसा है, आइडियल है, आइडियल नहीं है, बहुत निम्न हो जाता है, बहुत उच्च हो जाता है, इस पर ध्यान देखा जाता है। वर्षा की मात्रा क्या है, यानी कि मृदा में आर्द्रता की मात्रा क्या है, वर्षा का प्रतिरूप क्या है, इन सब बातों पर ही क्या दिया जाता है, ध्यान देकर भूमि क्षमता का निर्धारण किया जाता है। मानव के किसी हस्तक्षेप को भी इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, भारत में मृदा सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य भूमि क्षमता का वर्गीकरण करना है। अखिल भारतीय मृदा व भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन, याद रखिएगा, अखिल भारतीय मृदा व भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन ने 1960 में भूमि सर्वेक्षण का प्रयास किया, जिसमें एक कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, जिसमें एक कैटेगरी को, एक जिसको श्रेणी दी गई उसको क्या कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, जिसको दूसरे कैटेगरी में रखा गया कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि के रूप में निर्धारित किया गया। मतलब जिसका ग्रेड 1 किया गया उसका मतलब है कि यहाँ पे कृषि कार्य किया जाएगा, और जिसको दूसरे ग्रेड में रखा गया इसका मतलब यहाँ पे कृषि कार्य करना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का छोटा सा टॉपिक था। बाकी जब हम लोग कृषि पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि इस टॉपिक्स और भी कई टर्मिनोलॉजियां हैं, उनको भी इलॉबोरेट करेंगे, उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ।